देखिए हम लोगों ने 7 शेड्यूल तक कर लिया था। हमने 7वीं अनुसूची तक कर लिया था और 7वीं अनुसूची तक मैंने लिखवा दिया था आपको। आर्टिकल 246 तक हमारा हो चुका था। नाउ कम टू 8th शेड्यूल, अनुसूची 8वीं अनुसूची लिखिए प्लीज। 8th शेड्यूल में लिखिएगा, 8th शेड्यूल में लिखिए, 8वीं अनुसूची में लिखिए आर्टिकल 344 क्लोज 1 और साथ में लिखिएगा आर्टिकल 351। इनको अभी से आप याद करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इनको अभी से याद करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए लास्ट क्लास में 7 शेड्यूल तक हम लोग लिख चुके थे, आज 8वीं अनुसूची से लिखना स्टार्ट कीजिए। और आई होप जैसे मैंने आपको बताया था कि ये काम आपको घर पे करना है तो शायद आपने किया होगा और उस हिसाब से अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, क्योंकि अगर इसमें नोट्स प्रिपेयर नहीं किए कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से तो प्रॉब्लम आएगी आपको मेंस में और जेएलओ के प्रीलिम्स वगैरह में और इंटरव्यूज में प्रॉब्लम आएगी। ये सब्जेक्ट उस सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट आप ये मत समझिए कि ये सब्जेक्ट जो है मार्क्स खींचने वाला सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट है कि इसके बिना आपके जो आप देखोगे ना, बहुत सारे बच्चे होते होंगे जिनके 2 नंबर या 4 नंबर 5 नंबर कम पड़ गए प्रीलिम्स में मेंस में, तो उन लोगों की दिक्कत होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत लाइटली लेके चलते हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को लाइटली लेके चलेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिंपल सी बात है। इज इट एज सिंपल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में स्कोर नहीं मिलेगा तो यू विल नॉट एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन। और इंटरव्यू में अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिटिकल थिंकिंग आपकी नहीं होगी तो ना आप ऐसे में स्कोर कर पाएंगे। इसमें लिखिए द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 8th शेड्यूल किसके रिगार्डिंग है? द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखिए भाषाएं, भाषाएं, भाषाएं से संबंधित है ये द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 9th शेड्यूल, देखिए 9th शेड्यूल से क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। 9th शेड्यूल जो है, 9th शेड्यूल जो है वो बात करता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट। लिखिए इसमें आर्टिकल 31B, बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये। देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8वें शेड्यूल तक ही था, मतलब एक शेड्यूल से लेकर 8वें शेड्यूल तक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। जो मूल संविधान बना था उसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये था। 9th शेड्यूल से इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है वो इम्पोर्टेंट उसके आना स्टार्ट हुए थे। 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आया, और क्यों आया था उसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, कामेश्वर प्रसाद सिंह की वजह से आया था। और जिसमें आर्टिकल इंक्लूड किया गया था फर्स्ट शेड्यूल के, फर्स्ट वो था 31B। इसमें आर्टिकल लिखिएगा आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31B। इसमें लिखिए वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन। कुछ अधिनियमों कुछ अधिनियमों कुछ अधिनियमों और विनियमों कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 9th शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें आप स्टार लगा के एक और लाइन लिखिएगा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम। अगला लिखिएगा 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल। इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, यहाँ से सवाल इस बार आएगा आरजीएस के अंदर, इस बार आरजीएस में यहाँ से सवाल आने की संभावना है इस 10th शेड्यूल से। सबसे पहले तो लिखिए कब से ऐड हुआ था ये हुआ था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52वें संविधान संशोधन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 52वां संविधान संशोधन। सबसे पहले तो 52वां संविधान संशोधन से इसको जोड़ा था। इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं हमारे, वो आते हैं आर्टिकल 102, आर्टिकल 191 क्लोज टू। इसको हम लोग कहते हैं एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस, एंटी डिफेक्शन प्रोविजन, एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस,
दल बदल दल बदल दल बदल प्रावधान दल बदल प्रावधान एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट and members of state legislature दल बदल प्रावधान जो कि संसद के सदस्य और राज्य विधायिका के सदस्य पर लागू होंगे राज्य विधायिका के सदस्यों पर लागू होंगे जैसे अभी रिसेंट केस था, और ये इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं मैं आपको, ये समझिएगा। अभी रिसेंट केस था राघव चड्ढा वाला। अब आपके टेक्निकली 10 एमपी थे, अराउंड 10 के अराउंड इनके एमपी थे, और एंटी डिफेक्शन में ना फंसने के लिए 50% के ऊपर मिलना चाहिए। तो इनके जो जितने एमपी थे, उस एमपी में से 70-80% एमपी ने रिजाइन करके 70 to 80 एमपी ने अपना आपसे त्याग पत्र देके बीजेपी ज्वाइन किया, और इसलिए वो एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं फंसे। जैसे ऐसा होता है, इस कानून को क्यों लाया गया ये बात समझिए। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ये क्यों आया था एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून क्यों आया। देखिए, देश में हमारा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सपोज कीजिए हमारे राजस्थान में 200 सीट्स हैं। राजस्थान की विधानसभा के लिए 200 सीट्स हैं। एक चुनाव है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें बीजेपी ने 95 सीट्स जीती हैं। ठीक है, बीजेपी ने कितनी सीट्स जीती है? 95, और मेजोरिटी के लिए चाहिए 101 सीट्स। जब तक 101 सीट नहीं मिलेगी किसी भी पार्टी को, वो स्पष्ट रूप से सरकार नहीं बना सकते। जैसे अभी आपने तमिलनाडु में देखा होगा कि बीजेपी की पार्टी थी, उसको 118 सदस्य चाहिए थे विधानसभा के, लेकिन उसको नहीं मिल पा रहे थे बीजेपी को। फिर अल्टीमेटली बाकी जो छोटे छोटे अलायंसेज हैं उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया, और उसको ऐसे करके, जैसे मान लीजिए बीजेपी ने 95 सीट जीती है, कांग्रेस ने अराउंड 98 सीट्स जीती हैं। ठीक है, 95 98 कितने हो गए सर? 193 हो गए, और 7 निर्दलीय रहे। निर्दलीय रहे 7। अब 7 जो निर्दलीय रहे, 7 लोग जो निर्दलीय रहे, इन लोगों ने हम बोल दिया कि हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, 7 इकट्ठे हो जाते हैं, ना हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं। कि सबसे बड़ी पार्टी जो है उसको सीट बनाने के लिए बुलाया जाए और फ्लोर टेस्ट किया जाए। फ्लोर टेस्ट क्या होता है, इसको समझिएगा। अभी बहुत से लोग क्या है, जब पूरा तमिलनाडु में सिनारियो चल रहा था, तब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे एंटी डिफेक्शन को, तो आई वुड डिस्कस द मेनी ऑफ द केसेस विद यू। आपसे बहुत सारे केसेस डिस्कस करूंगा उस टाइम पर। जब पूरे तमिलनाडु में सिचुएशन चल रही थी, तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करे थे गवर्नर साहब को, कि गवर्नर साहब विजय को 3 बार भिजवा दिया था, कि जब शपथ 118 सीटें नहीं हो रही थी टोटल। अगर आप रिसेंटली न्यूज पढ़ते हो तो न्यूज पढ़नी चाहिए आपको। तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया गवर्नर को, जिसमें, और कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, गवर्नर साहब जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ऑफ 2022। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में क्या कहते हैं कि जो फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट मतलब होता है कि वास्तविक संख्या आपकी कितनी है, ये गवर्नर हाउस में नहीं होना चाहिए तय, ये तय होना चाहिए विधानसभा के अंदर। तो इस जजमेंट, ये जो जजमेंट था, इस जजमेंट के बिहार पर मैं कह रहा हूँ, जो गवर्नर ने जो किया था, वो दैट इज नॉट द वे कि आप इन तरह के मुद्दों को डील करें। अब एंटी डिफेक्शन कहाँ आता है, समझिए। मान लीजिए बीजेपी के पास बहुत पैसा है सर, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिलता है, तो पैसे की कोई कमी नहीं, पैसा बहुत है। ठीक है सर, 7 निर्दलीय विधायक आने को तैयार नहीं है, लेकिन बीजेपी की बात चल रही है कांग्रेस के कुछ विधायकों से। अब आपने देखा होगा चुनाव के बाद में हर एक पार्टी अपने विधायकों को अच्छे अच्छे होटल्स में शिफ्ट कर देती है, बाड़ाबंदी जिसको बोलते हैं, वो कर देती है। वो इसलिए कर देती है कि अगर 50% से ज्यादा अगर विधायक अगर टूट गए तो एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता उसके ऊपर। तो ये लोग क्या करते हैं कि सिर्फ जैसे 95 सीट्स हैं, अगर आप सोचिए 98 जो एमएलए जीत के आए हैं,
अगर उनको बोला जाए कि आपको मंत्री बनाएंगे, साथ में आपको कुछ पैसा भी देंगे, तो सर ये 5 सीट 5 एमएलए तोड़ना तो बहुत आसान है इनके लिए, बीजेपी के लिए जिसके पास पैसा है, या कांग्रेस के लिए बहुत आसान है कि वो इसमें से 2-3 बीजेपी के, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया कि जो भी आदमी दल बदल करेगा, जो भी आदमी अपना दल बदलेगा बिना एक निश्चित संख्या के, बिना एक सफिशिएंट परसेंटेज के, उस आदमी की सरकार को, मतलब उसको, उसकी जो सदस्यता है उसको खारिज कर दिया जाएगा दल बदल कानून के अंतर्गत। और ये 52वें संविधान संशोधन से लाया गया। और दल बदल कानून का मेन पर्पज ये था कि लोकतंत्र की जो आधारभूत संरचना है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अब इस सिचुएशन में क्या होगा जहां पर निर्दलीय ने मना कर दिया है और कोई भी पार्टी अपना बहुमत साबित नहीं कर पा रही है, तो उसका अल्टीमेटली आउटकम क्या होगा? उसका अल्टीमेटली आउटकम ये होगा कि दोबारा से री इलेक्शन होंगे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1998-99 में एक वोट से गिर गई थी। उस टाइम ये हुआ कि अटल जी ने सबसे बड़ी पार्टी थी और सबसे बड़ी पार्टी मतलब सबसे बड़ा इनका एनडीए जो था, सबसे बड़ा दल था, उन्होंने सरकार तो एक बार बना ली और शपथ ग्रहण भी हो गया। शपथ ग्रहण के बाद 10-11 दिनों सरकार चली और जिस दिन संसद लगी तो फ्लोर टेस्ट में सरकार गिर गई। अटल जी एक वोट से हारे थे। अगर आपको समय की कोई इतिहास पढ़ता है अगर, या फिर कोई अगर हिस्ट्री को देखता है, तो उस टाइम ऐसा हुआ। तो ये 52वां संविधान संशोधन लाया गया, ठीक है सर, 52nd अमेंडमेंट एक्ट। इसके थ्रू ये 10 शेड्यूल हुआ कि कोई भी पार्टी, कोई भी विधायक पैसों के आड़ में या फिर किसी भी लोभ लालच या प्रलोभन के चक्कर में अपनी पार्टी को छोड़ के ना जाए। अभी राघव चड्ढा छोड़ के आए हैं, तो राघव चड्ढा अपने साथ 50% से ज्यादा मेजोरिटी लेके आए हैं। तो ये बेसिकली एक लोकतंत्र को बचाने के लिए, जैसे डेमोक्रेसी के ऊपर आता है ऐसे, तो ऑलवेज मेंशन 10 शेड्यूल, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं, क्या संवैधानिक, भाई संवैधानिक रूप से हम लोगों ने उसको निवारित करने हेतु क्या क्या प्रावधान बनाए हैं। आपको लग रहा होगा कि सर आके कुछ भी एग्जांपल देके बता रहे हैं, नहीं, मैं आपको समझिए, जब आप ऐसे राइटिंग करते हैं तो यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग कि डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए जब मैं तैयारी करता था आरजेएस की और जब मैं ऐसे लिखने का प्रयास करता था, तो जैसे मैं बहुत ही ज्यादा हाइपर टेक्निकल अप्रोच नहीं लगाता था ऐसे लिखने में। देखिए ना, आप जैसे मार्केट से कोई ऐसे की बुक ले आते हैं तो बच्चा क्या करता है, उसको लगता है कि यार इसमें जो लिखा हुआ है बुक में वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब कहते हैं ना कि सर ऐसी की तैयारी अभी से करनी है, हमें कैसे करें? तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको अभी बता देता हूँ। ऐसी की तैयारी करनी है तो यू हैव टू रीड वेरी वेल। आपको रोज अखबार पढ़ना होगा, रोज आपको लीगल क्या खबर आ रही है उस पर ध्यान रखना होगा। आप जब कोई ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो आप ये सोचिए कि अभी रिसेंटली कोई न्यूज पड़ी थी तो मैं उसको कैसे यहाँ पर इनकलकेट कर सकता हूँ, उसको कैसे मैं यहाँ पर सम्मिलित कर सकता हूँ उस खबर को ऐसे राइटिंग में। तो जब लोकतंत्र के ऊपर ऐसे आता था तो लोकतंत्र के ऊपर मैं सबसे पहली लाइन ये लिखता था कि राजस्थान भारत का पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर लोकतंत्र 500 वर्ष पूर्व भी विद्यमान था। तो पढ़ने वाले को लगता है कि यार ये बच्चा जो लिख रहा है, इसने राजस्थान में 500 साल पहले लोकतंत्र किस तरह से इसको स्टेब्लिश कर रहा है। फिर मैं लिखता हूँ कि महाराणा प्रताप जो कि सबसे बड़े पुत्र थे, उनको राजभार ना देकर, जब उनकी मृत्यु, तो मेरे को नाम याद नहीं है, महाराणा प्रताप सबसे बड़े पुत्र थे, उनको राजभार ना देकर छोटे पुत्र को राजभार दिया गया, जिससे वहां की जनता ने, वहां की जो मेवाड़ की जो जनता थी, उन्होंने उस बात का विरोध किया और महाराणा प्रताप को, तो लोकतंत्र तो है, अगर प्रजा आपके साथ है तो क्या है, लोकतंत्र है। भाई अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं लोकतंत्र के ऊपर? बाय द पीपल फॉर द पीपल। अब बात यह है कि आपने इतिहास को पढ़ा है तो आप उसको कैसे समाहित कर रहे हो अपने ऐसे राइटिंग्स में। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो मैं बहुत सारी जगह पे आपको मेंस के लिए हिंट देता रहूंगा, और समझदार के लिए इशारा काफी होता है यार, ठीक है ना। आप जो ना समझे तो फिर वो तो बच्चा तो फिर ऐसे ही है कि सर हमारा ऐसे राइटिंग का क्या करें। कोई बच्चा फाउंडेशन का कोई बच्चा मेरे पास आके कहता है सर ऐसे राइटिंग का क्या करें, तो यार जो मेथड हम लोगों ने अपनाया है, अगर आप सिर्फ उससे मेथड से चलो, जैसे राजस्थान में आ जाता है अकाल, ठीक है ना। अब अकाल के ऊपर आता है तो आपको अकाल का पता होना चाहिए कि कैसे जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर उस क्षेत्र ने अकाल से निपटने के लिए होद बना रखी थी पानी की प्राकृतिक स्रोत, कि जैसे बारिश का जल आता है तो उसको संचयन कैसे किया जाए।
आप लिख सकते हो कि नाहरगढ़ में आज भी प्राकृतिक रूप से बनाई हुई नहरें हैं, कि पानी का महत्व हमारे पूर्वज समझते थे। आप लिखने में जब चाहो और जब आपकी लिखने में, तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने से ही आ जाएगा। जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं 2 बार 5 बार 10 बार, तब तक आप लोग नहीं लिख पाएंगे। बच्चे कहाँ मात खाते हैं, उनको 2 2 5 5 10 10 नंबर क्यों आते हैं ऐसे में, 15 15 नंबर, 50 में से 15 नंबर क्यों आते हैं ऐसे में। उसका सबसे बड़ा रिजेक्टेड पॉइंट यही है। आई स्कोर 33। मेरी हिंदी की राइटिंग देखी आपने? दिस इज माई हिंदी की राइटिंग, और मेरे को 33 नंबर मिले थे हिंदी में, 33 नंबर इन हिंदी मेंस के अंदर, आरजेएस में। और उसका एक मेन रीजन ये था कि मैं हमेशा अपने विचारों को बहुत विस्तृत तरीके से लिखता था, मैं रटा रटाए नहीं लिखता था काम। आजकल यत्र नारायण तो पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये बहुत पुरानी बात हो गई यार महिला सशक्तिकरण के ऊपर। अगर आज आपको महिला सशक्तिकरण की बात करनी है, तो आपको बात करनी पड़ेगी आज की महिलाओं की, आज की नारी की, जो कि अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। आप वो शुरुआत उसकी वहां से नहीं कर सकते। जैसे अभी महिला दिवस आया था 8 मार्च के दिन, तो पत्रिका हो या भास्कर हो या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो उसमें महिलाओं के एक वर्ष में क्या क्या उल्लेखनीय योगदान रहे। आपको लगता है सर अब कैसे जाऊंगा मैं उस अखबार को पढ़ने, 8 मार्च का दिन था, निकल गया वो तो। कुछ नहीं, दैनिक भास्कर के ऐप पे जाओ, ऊपर डेट सेलेक्ट कर लो, उसका कुछ प्रीमियम पड़ता है साल भर का 110 120 रुपए का। अखबार में डेट सेलेक्ट करो अपने और देखो 8 मार्च के दिन क्या क्या महिलाओं, कौन कौन सी महिलाओं के बारे में लिखा हुआ है। उन महिलाओं से शुरुआत करो, उन महिलाओं से शुरुआत करोगे तुमको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि तुम दूसरों से अलग लिख रहे हो। अगर तुमको भेड़ चाल में चलना है, सबने लिखा है यत्र नरेंद्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नरेंद्र न पूजन्ते रमन्ते तत्र न देवता। ये भाई ये जो हमारे ऋग्वेद या फिर उसमें ऋग्वेद का स्रोत है, ये तो हर बच्चा लिख रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ ऋग्वेद का है किसका है, बट चारों में से एक किसी वेद का था ये स्रोत। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पढ़ना है तो ओवरऑल पढ़िए, सिर्फ लो ही नहीं है जो आपको इस एग्जाम को हैप्पीली क्लियर करवाएगा। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा इन दोज थिंग्स ऑल्सो, आपको उन चीजों पे भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। और वो इसलिए क्योंकि आपका प्रीलिम्स आज नहीं तो कल क्लियर होगा, ये बात आप मेरे से लिख के ले लीजिए, अगर आप लगे हुए और मेहनत कर रहे हैं तो। ऐसा हो ही सकता कि जो बच्चा लगातार पढ़ रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, उसका आरजीएस का प्रीलिम्स ना निकले, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी होगा भी नहीं। और मुझे विश्वास है इस क्लास में जितने बच्चे बैठते हैं या जितने बच्चे रिकॉर्डेड क्लास भी ले रहे हैं, उनका डेफिनेटली आरजीएस का प्रीलिम्स क्लियर होगा। लेकिन प्रीलिम्स से मेंस की जो जंग है, वो सिर्फ 45 दिन की नहीं है, वो आपकी अभी की है, साल भर की, 1.5 साल की, 2 साल की, जो आप इकट्ठा कर रहे हो, पढ़ रहे हो। ठीक है सर? थोड़ा सा आपको लग सकता है सर बात मत करो सर, ज्यादा पढ़ाओ सर, तो आपको ऐसा लगेगा तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता उसका, लेकिन मेरे को समझाना जरूरी है। 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल, हाँ मनुस्मृति, सॉरी मनुस्मृति का है ये। और देखिए राजस्थान में मनुस्मृति को बहुत विद्वान व्यक्ति, जो मनु है उनको बहुत विद्वान व्यक्ति माना गया है। किसी का भी ओपिनियन अगेंस्ट नहीं हो सकता। राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर मनुस्मृति, ये जो महर्षि मनु है उनकी मूर्ति लग रही है, मनुस्मृति के साथ खड़े हैं वो। तो आप ही समझिए कि इन सब चीजों का उल्लेख अगर आप करते हो वो ठीक है। हम ये भी नहीं कह रहा कि आप ये श्लोक मत लिखिए, श्लोक लिखिए, पर शुरुआत श्लोक से मत करिए। अगर आप शुरुआत श्लोक से करते हैं तो उसको लगता है कि यार ये रटा रटाया माल लिख रहा है, और रटा रटाया, क्योंकि देखिए हर बच्चा क्या करता है आजकल की, आपको मैं दिक्कत बता देता हूँ बच्चों के साथ। प्रॉब्लम क्या है ना, उनकी प्रॉब्लम है शॉर्टकट, शॉर्टकट लेने की। उनको बोलो कि यार ये नेट का पेपर है, अगर जिसका नहीं निकल रहा एलएलएम हो गई, नेट करो। सर नोट्स कौन से पढ़ें, सर गाइड बता दो। आरजीएस की तैयारी होती है सर, नोट्स हैं आधे कॉल जो इंक्वायरी में आते हैं ना हमारे पास, वो तो सिर्फ एक चीज का आते हैं, नोट्स। देखिए मैं खुद के नोट्स बना लूँ, मैं खुद के नोट्स भी बना लूँ, ठीक है। मैंने कुछ सब्जेक्ट्स बीच में सोचा भी था मैंने, और मैंने उस टाइम पे 3 सब्जेक्ट्स के नोट्स बना लिए थे। एविडेंस के, एक एविडेंस का बनाया था, एक सीपीसी के नोट्स मैंने बनाए थे, प्रिंटेड फॉर्म में क्लास नोट्स, किसी को बिठा के लिखवाया मैंने, किसी से टाइप करवाए मैंने ऑफिस में अपने, अभिचान लो अकेडमी का जो अपना गोपालपुर वाला ऑफिस था। आधी इंक्वायरी आती नोट्स, नोट्स दे दो सर। आधी इंक्वायरी जो हमारे पास आती है बच्चों की, वो आती है सर, आधी आती है सर एग्जाम कब है, आरजेएस कब आएगा भाई,
पहली बात तो ये कि एग्जाम आएगा, उसके लिए तैयार, क्योंकि जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे सर, जिस दिन आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे ना, आप कहना आप छोड़ देंगे कि एग्जाम कब आ रहा है। आप तो सिर्फ ये वेट करेंगे कि मैं मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लूं जब तक एग्जाम आए। अरे सवाल पूछेंगे नहीं मुझसे एग्जाम कब आएगा। बच्चों को चाहिए शॉर्टकट, ये प्रॉब्लम ये है सर। जैसे अब मैं बोलते हैं ऐसे के लिए, सर ऐसे कहाँ से पढ़े? तो मैं कहता हूँ मार्केट में जो भी ऐसे की बुक अवेलेबल है वो कर लो, ठीक है ना। इन सबसे दिक्कत नहीं है, आपको गाइड मिल रही है, आपको नोट्स मिल रहे हैं, सबसे प्रॉब्लम नहीं है। जैसे क्लास नोट्स भी हो सकते हैं ना इसमें, दिक्कत इनकी नहीं है। दिक्कत यह है कि बच्चा जैसे ऐसे राइटिंग कोई बुक है या अपनी क्लास के नोट्स हैं या गाइड है, एग्जाम जो भी उसका है, दिक्कत कहाँ पे? दिक्कत यह है कि बच्चे को लगता है कि ये जो बुक में लिखा है ना ये सबसे बेस्ट है, यही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बच्चा क्या करता है, उसको समझने और खुद की भाषा में लिखने के बजाय उसी बुक के कंटेंट को रटने में लग जाता है। प्रॉब्लम यहाँ है। अगर कोई चीज रटनी है तो डायरेक्ट रटो। अगर आपको रटने का शौक है ना, कोई कहता है नोट्स, अरे डायरेक्ट आर सफिशिएंट। हाँ, जहां पर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो क्लास नोट्स भी रेफर कर लो। कितने बच्चे जो आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, कितने बच्चे जो खुद आंसर लिख रहे होंगे, कितने बच्चे हैं जो सब्जेक्ट पढ़ाया है उसका रिवाइज कर रहे होंगे, और फिर कहते हो कंपटीशन बहुत है। अरे कंपटीशन नहीं है, आप खुद से पूछो आपने कब लास्ट टाइम कितने सब्जेक्ट आपने कंटिन्यू रिवाइज किए हैं? 2-3 महीने से क्लासेस नहीं हो रही थी ना। आप बताइए कितने सब्जेक्ट आपने रिवाइज किए, हर दिन रिवाइज किए, हर दिन पढ़े हैं, हर दिन किया है? आप बताइए मुझे, कितने आप लोग हैं जिन्होंने मेंस की आंसर राइटिंग करी है, या कितने कितने लोग हैं जो ऐसे का कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं लास्ट 6 महीने से, साल भर से? आंसर आपके सामने आ जाएगा सर, कंपटीशन है या नहीं? कंपटीशन नहीं है, नहीं है कंपटीशन। कंपटीशन कब हो जाएगा? जब वैकेंसी की डेट आ जाएगी। और आरजेएस एक ऐसा एग्जाम है सर कि इसमें सिर्फ 60 डेज चाहिए प्रीलिम्स को जीतने के लिए। प्रीलिम्स को जीतने के लिए कितने दिन चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आपको 60 दिन चाहिए, 60 दिन। उस बच्चे को जो पहले पढ़ा हुआ है। इसलिए तो जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, भाई वैकेंसी आएगी प्रैक्टिस छोड़ देना, 60 दिन अपने एग्जाम को दे दे। 30 दिन तो फॉर्म भरने के और 30 दिन एग्जाम की डेट के। अब बात समझिए मेरी, ठीक है सर। 11 शेड्यूल में आइए, 11 शेड्यूल में आइए प्लीज, 11 शेड्यूल में आइए। 11वां जो अनुसूची है वो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन से 11वां शेड्यूल आया, 11वीं अनुसूची इससे आई है। और इसमें आर्टिकल है 243G, इसमें अनुच्छेद है 243G, 243G इसका जो आर्टिकल है 243G। 12th शेड्यूल है, 12वीं अनुसूची जो है वो आई है 74वें संविधान संशोधन से। चौहत्तरवें संविधान संशोधन से, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें आर्टिकल है 243W, 243W, 243, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का लिख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का लिख लेते हैं। लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन, लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन, हेडिंग डालिए प्लीज, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। मीन्स ए डॉक्यूमेंट, लिखिए इसमें, मीन्स ए डॉक्यूमेंट having a special legal sensitivity,
means a document having a special legal sanctity which sets out the framework and the principal functions and the principal functions and the principal functions of the organs of the government of a state of a state of a state and declares the principle and declares the principle and declares the principles and declares the principles and the operations of these organs principle and the operations of these organs and the operations of these organs। देखिए, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसे विशेष कानूनी मान्यता प्राप्त है, जिसे विशेष कानूनी मान्यता प्राप्त है, जिसे विशेष कानूनी मान्यता प्राप्त है और जो राज्य की रूपरेखा और जो राज्य की रूपरेखा और जो राज्य की रूपरेखा तथा प्रमुख कार्यों के तथा प्रमुख कार्य के तथा प्रमुख कार्यों के तथा प्रमुख कार्यों के संचालन को निर्धारित करता है, संचालन को निर्धारित करता है, संचालन को निर्धारित करता है और वह सिद्धांत तथा वह सिद्धांत वह सिद्धांत तथा वह सिद्धांत तथा वह सिद्धांत तथा वह सिद्धांत और अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे निर्धारित करता है। अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे निर्धारित करता है, किस प्रकार से कार्य करेंगे निर्धारित करता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मैंने आपको जैसे पार्ट्स लिखा है, हमने अलग अलग भाग लिखे हैं, तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर यूनियन है, संघ है, वहां पर स्टेट भी है। तो यूनियन के अंदर एक चैप्टर में अगर आपने देखा हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, उसमें सर्वोच्चतम न्यायालय भी है, फिर सर्वोच्च न्यायालय भी उसके अंदर। तो हमने ये चीज समझ में आई हमें कि सर ये भी एक पार्ट है। उसके साथ में हमने ये भी पढ़ा कि यूपीएससी का पार्ट कौन सा है, जीपीएससी का पार्ट कौन सा है, यूपीएससी कौन सा है, आरपीएससी का पार्ट कौन सा है, पब्लिक सर्विस कमीशन का पार्ट कौन सा है, या फिर इलेक्शन का पार्ट कौन सा है। तो ये सब क्या है सर, अंग है संविधान के। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जैसे आज इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिनका भी बहुत नाम चल रहा था बीच में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जिनकी भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप बोलते हैं कि एक जज है, चाहे वो जज एक सिविल जज हो, चाहे एक डिस्ट्रिक्ट जज हो, चाहे हाईकोर्ट का जज हो, ये जितने भी जजेस हैं, दीज आर ऑन द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन हम सिर्फ हाईकोर्ट जज को ही कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। भाई संवैधानिक पोस्ट कौन सी है, संवैधानिक पद कौन सा है, सिर्फ हाईकोर्ट के जज का, क्योंकि उसके पद का उल्लेख स्पेसिफिक तरीके से दिया हुआ है। लेकिन अगर आप बात करते हो डिस्ट्रिक्ट जज की या फिर आप बात करते हो सिविल जज की, तो उसके रिगार्डिंग सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जैसे आर्टिकल 233, 234 में अगर आप जाएंगे तो आप पर बहुत लिमिटेड उनके बारे में लिखा हुआ है कि हाँ लोअर कोर्ट में भी जुडिशरी होगी जिसको अपॉइंट गवर्नर करेगा। बस इतना सा पॉइंट लिख के उन्होंने खत्म किया हुआ है। तो इनके रिगार्डिंग ज्यादा बात नहीं की हुई डिटेल में। लेकिन जिनके बारे में बात की हुई, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर ऑफ लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, आरपीएससी के या फिर यूपीएससी के चेयरमैन, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ये संवैधानिक पद है। आप संवैधानिक पद की बात करते हो तो ये संवैधानिक पद कैसे कार्य करेंगे, इनको कौन नियुक्त करेगा, इनको कौन हटाएगा, ये सब कहाँ लिखा हुआ है सर, संविधान में लिखा हुआ है। लिखिए 26 जनवरी 1950 को एक नए गणराज्य की स्थापना हुई। ज्ञानेश कुमार, हाँ उनका भी बहुत नाम चल रहा है, नाम मुझे पता था बट आई डोंट वांट टू से हिज नेम। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, उनको क्या नाम लेना है, इसलिए क्योंकि देखिए ऐसा है, जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे मैं कमेंट नहीं करता। जैसे एसआईआर हो गया, ठीक है ना, एसआईआर है ना, जो इंटेंसिव रिव्यू था
स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। अब इसकी टाइमिंग को लेके बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, या फिर बहुत सारे वर्जन है जो मैं अब नहीं देखिए, ऐसा है कि जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ तो मेरा एक अलग रूप है, और अपार्ट फ्रॉम जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाता तो मैं एक अलग रूप है। मतलब जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ तो मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड आ जाता हूँ, जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाता तो मैं फार राइट चला जाता हूँ। ऐसा मेरे साथ होता है। तो अभी मैं बहुत सारे लोगों को क्रिटिसाइज भी करूंगा, क्योंकि मैं जिस चश्मे से देख रहा हूँ वो चश्मा है कॉन्स्टिट्यूशन का चश्मा। जब मैं अपने कॉलेज में था और जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया अपने, तुमको इसके समझाऊंगा ये बात, देखिए तुम 18 तक, तुम 12th में हो, तुम 12th क्लास में हो, 18 तक, टिल 18 यू आर इन 12th क्लास, रफली बता रहा हूँ। 18 से 24 का जो ये है कॉलेज एजुकेशन। जो भी क्रांतियां होती है देश में, जो मेजर क्रांति होती है, जो क्रांतिकारी बनते हैं वो इस टाइम के लोग हैं, क्योंकि ये लोग स्टूडेंट होते हैं और पढ़ते हैं कॉलेज में। वास्तविकता में अगर मैं एक्चुअल आपको सिनारियो बताऊं कि एक्चुअल में आपको बुक्स के साथ, जैसे आप 18 से 24 में बुक्स पढ़ के गए, फिर आपको प्रैक्टिकल लाइफ भी जीनी है। और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ जिएंगे तो 30 प्लस जो व्यक्ति होंगे, 30 प्लस जो व्यक्ति होंगे, वो प्रैक्टिकल और बुक्स को तालमेल करके जीवन को जीना स्टार्ट कर देते हैं कि बुक्स में ये है और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है। ज्यादातर क्रांति जो होती है वो 18 से 24 वाले बीच में होती है। अब देखना ज्यादातर जो गर्म खून है वो ये है। तभी तो जैन जी प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट, सरकार को भी डर लगता है एक बार यार, वो कॉकरोच बचाओ पार्टी का पेज ही उड़ा दिया। सबको डर लगता है भाई, क्योंकि ये जो टाइम है ना, इसमें समझता नहीं है इंसान, समझ नहीं होती इस व्यक्ति को। ये समय समझ का नहीं है, ये क्रांति का समय है, खून क्रांति मांगता है। आप ही समझना, ये जो टाइम है ना, इस टाइम में सबसे ज्यादा पेरेंट्स से झगड़े होते हैं बच्चों के। तो टाइम, ये जो टाइम है ना, 5-6 साल का जो टाइम है, इस टाइम क्या होता है, जो भी यंग होता है वो समझता है कि मैं हूँ सब सही और ये सब है गलत, जो मेरी सोच है वो सबसे सही और सबकी सोच है गलत। ये सोच लेके चलता है इंसान, और उसके ऊपर से उसने लो कर लिया इस एज में, फिर तो वो किसी का ध्यान है। घर वाले तो उसके कट्टर दुश्मन है। तो ये, अब ज्ञानेश कुमार जो है हमारे, उनका जो भी रोल रहा है छोड़ो उसके बारे में, लेकिन ये क्रांतिकारी उम्र है। इस उम्र में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और बच्चे को विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये कुछ गलत स्टेप ना ले ले। ठीक है सर, आगे लिखिए, लिखिए आगे लिखिएगा। On 26 January 1950, on 26 January 1950, birth of a new republic, birth of a new republic, that is Bharat, that is Bharat, that is Bharat, that is Bharat। 26 जनवरी 1950 के एक नए गणराज्य की स्थापना हुई, एक नए गणराज्य की स्थापना हुई जिसे भारत कहा गया, जिसे भारत कहा गया, जिसे भारत कहा गया। अब आप कहोगे सर भारत कहाँ है, भारत तो है ही नहीं। हाँ, आर्टिकल 1 निकालेंगे प्लीज, अपन प्लीज आर्टिकल 1 निकालेंगे, आर्टिकल 1 निकालेंगे, आर्टिकल अनुच्छेद 1 निकालेंगे प्लीज। अनुच्छेद 1 में फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत। अभी गवर्नमेंट ने भारत का यूज करना स्टार्ट किया है, अच्छा है, भारत का यूज करना चाहिए। इंडिया थोड़ा सा ना, इंडिया थोड़ा सा कॉलोनियल माइंडसेट का नाम है, और जैसे हमने कहा ना कि हम भारत इंडिया नाम, इंडिया शब्द छोड़ेंगे, तो पाकिस्तान सेज कि ये इंडिया नाम हमें दे दो। हमें कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलना की बहुत आवश्यकता है। हमारे देश को ये कॉलोनियल माइंडसेट है ना, इससे निकलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता का तुम एक और कारण सुनना, माइंडसेट से निकलने की आवश्यकता क्यों है भारत को। इसका एक मेन रीजन ये है कि हम फंसे हुए हैं, हम फंसे हुए हैं क्लास में, डेकोरम में। हम फॉलो कर रहे हैं वेस्टर्नाइजेशन को, जबकि हमारी खुद की सिविलाइजेशन है। वेस्टर्नाइजेशन को तो वो लोग फॉलो करते हैं जिनकी खुद की सिविलाइजेशन नहीं होती। देखिए ये थोड़ा सा ना फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है, इसमें दो तरह की बातें भी होती है, लेकिन आपकी सोच को मैं थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहता हूँ। हमारा भारत 5000 साल पुरानी संस्कृति है। हमारी जो सिविलाइजेशन है वो 5000 वर्ष पुरानी है,
वी डोंट हैव टू फॉलो एनीवन। लेकिन कॉलोनियल माइंडसेट में रहने की वजह से 200-250 साल जब उन्होंने हम पे राज किया, उसकी वजह से हमारा माइंडसेट ये हो गया कि जो वेस्टर्न कर रहे हैं वो सबसे सही है। ठीक है ना सर? जो जो ये ब्रिटेन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, ये सबसे सही है सर, बाकी सब गलत है। तो दिस इज द कॉलोनियल माइंडसेट। इंडिया अगर हटाते हैं तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो। भारत सबसे सही नाम है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत ही नाम प्रपोज किया गया था सबसे पहले। ठीक है सर, आगे लिखिएगा। इन कॉन्स्टिट्यूशन 395 आर्टिकल, संविधान में 395 आर्टिकल, इन कॉन्स्टिट्यूशन 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स, 22 भाग, 12 शेड्यूल, 12 अनुसूची, 12 अनुसूची, 12 अनुसूची, आगे लिखिए। 106 अमेंडमेंट्स, 106 अमेंडमेंट्स, 106 अमेंडमेंट्स, 106 अमेंडमेंट्स are there, are there, are there। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। In 106 amendment, in 106 amendment act, in 106 constitutional amendment, in 106 constitutional amendment, 106वें संविधान संशोधन के अनुसार, 106वें संविधान संशोधन, 106वें संविधान संशोधन के अनुसार इट इज नोन एज नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया, इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया। which guarantees 33% women reservation, 33% women reservation, 33% women reservation in Lok Sabha, इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लोकसभा विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। आजकल ना मैं एक इंटरव्यू में बैठा था, मॉक इंटरव्यू में मतलब मैं एज ए इंटरव्यूअर बैठा था। ठीक है ना, मैं इंटरव्यू लेने वाले की पोजीशन में, मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बुलाया था मुझे, तो मैं वहाँ बैठा हुआ था। ठीक है ना, तो हमारे एक सर थे एंड ही आस्क्ड कि आपको प्रियम्बल आती है? लड़की ने कहा हाँ सर आती है। किसने मना भी किया? किसने कहा हाँ आती है। तो सुनाइए प्रियम्बल। एंड दिस इज द फनीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ये नहीं कह रहा प्रियम्बल आती है नहीं आती है, लेकिन रट्टाफिकेशन क्यों करना है यार? हाँ, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिंग फ्रॉम दैट वी शैल अपलिफ्ट द सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। अब ऐसे वर्बिटम तो किसी को भी नहीं याद होती है और मुझे तो बिल्कुल याद नहीं होती। और रट्टाफिकेशन कोई सवाल पूछ लेता है ना एग्जाम इंटरव्यू बोर्ड में, आप उस बच्चे को आता था, वो हो गया है। अब उसकी नॉलेज आपको जो चेक करनी थी वो कर लिया आपने, उसकी पर्सनालिटी चेक करनी है, तो उसके लिए ऐसे सवाल मत पूछो यार। इस तरह के सवाल बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए कि आपको वो आता है तो सुनाइए।
उसमें क्या है सुनाने में, उसके 5 से 6 एलिमेंट्स मिस नहीं होने चाहिए, बाकी हो गया। और क्या लिखिए इसमें, हेडिंग डालेंगे प्रियम्बल, प्लीज हेडिंग डालेंगे प्रियम्बल, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना से जितने भी सवाल बनेंगे हम उसको यहाँ पे कवर करेंगे साथ साथ ही चलते चलते। देखिए प्रस्तावना अगर आप पढ़ेंगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic political। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा ना, लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं आपको प्रस्तावना नहीं लिख पाऊंगा, मैं आपको पूरा ये चीज नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपको प्रियम्बल नहीं लिखवाने वाला वैसे के वैसे, बस आप उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। लिखिए 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रियम्बल। देखिए मैं प्रस्तावना हूबहू नहीं लिखवा रहा, आपको मन है लिखने का तो अपने नोट्स में लिखिए, आपको छोड़ने का मन है छोड़िए, ठीक है ना। लेकिन जो उसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, देखिए मैं आपको डायरेक्ट पूरा पूरा नहीं करवाऊंगा, जो उसका मेन एलिमेंट है, जो उसका मुख्य तत्व है उस पैराग्राफ का, मैं आपको सीधा वो लिखवाऊंगा और समझाऊंगा भी उसी अकॉर्डिंग। लिखिए 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रियम्बल। प्रस्तावना में 5 मूलभूत सिद्धांत दिए गए हैं। प्रस्तावना में 5 मूलभूत सिद्धांत दिए गए हैं। प्रस्तावना में 5 मूलभूत सिद्धांत दिए गए हैं। बहुत से लोग उसको उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका भी पूछे आपसे, पूछे प्रस्तावना क्या है संविधान की, तो भी वही सेम ही है। उद्देशिका पूछे तो भी सेम ही है, ठीक है ना सर, दोनों में कोई अंतर नहीं है। 5 मूलभूत सिद्धांत दिए गए हैं। पहला लिखिए सोवरेन, सोवरेन, पहला लिखिए सोवरेन, संप्रभु, संप्रभु, संप्रभु। दूसरा लिखिए सोशलिस्ट, दूसरा लिखिए बी पॉइंट लिखिए सोशलिस्ट, सोशलिस्ट समाजवाद, समाजवाद। अब समाजवाद का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे, ठीक है ना, समाजवाद। तीसरा लिखिए सेक्युलर, सेक्युलर, सेक्युलर पंथ निरपेक्ष। चौथा लिखिए डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक, 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 लोकतंत्रात्मक। लास्ट लिखिए रिपब्लिक, गणराज्य, 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 गणराज्य। मजा आएगा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में। थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था उससे थोड़ा सा अलग तरीके से मैं इसको पढ़ाऊंगा। चलिए थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। लिखिए प्लीज, लिखिए पैराग्राफ में लिखिए 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव, 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के, संविधान के, संविधान के 4 उद्देश्य, संविधान के 4 उद्देश्य। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या उद्देश्य रहे हैं वो भी उसको भी एक बार हम लोग लिखेंगे, क्या उद्देश्य रहे कॉन्स्टिट्यूशन के। 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला लिखिए जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस,
पहला लिखेगा जस्टिस, जस्टिस पहला लिखेगा न्याय, न्याय। जस्टिस कैसा होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि देखिए सोशल, इकोनॉमिकल, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए लोगों के बीच में। हिंदी में लिखे इसको, अब इसको समझेंगे हम सबको डिकोड करते हुए। लिखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारे संविधान के 4 उद्देश्य हैं कि हर एक व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिले, मतलब समाज में उसके साथ भेदभाव ना हो। आर्थिक रूप से जो उसको करना है वो उसको करने की स्वतंत्रता मिले। अगर उसको खड़ा होना है पॉलिटिकली, अब उसको मत देने का अधिकार है तो उसको होना चाहिए। ये उसको न्याय मिलना चाहिए 3 तरह का। इस संविधान ने, अगर आप प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल को अच्छे से पढ़ रहे हो और समझ रहे हो उसको कि क्या शब्द लिखे हुए हैं एज इट इज, यू विल अंडरस्टैंड कि वो कितने बारे में क्या बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखेंगे लिबर्टी। देखिए लिबर्टी का बेसिक मतलब ही समझिए। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। इसमें लिखिए थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और बिलीफ। थॉट, एक्सप्रेशन और बिलीफ। लिखिए विचार, अभिव्यक्ति, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिखिए विचार कोमा अभिव्यक्ति, विचार कोमा अभिव्यक्ति, विचार कोमा अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति कोमा विश्वास, धर्म और उपासना, कोमा विश्वास, धर्म और उपासना, विश्वास कोमा धर्म और उपासना। नेक्स्ट लिखिएगा प्लीज इक्वालिटी। नेक्स्ट है इक्वालिटी। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं लिबर्टी की, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्वतंत्रता की, तो क्या क्या चीज के स्वतंत्र होना चाहिए? भाई किसी को भी विचार रखने का हक होना चाहिए, जो आर्टिकल 19 मैंने दिया। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, थॉट एंड एक्सप्रेस, आप किसी भी चीज का ओपिनियन एक्सप्रेस कर सको। आप दब के नहीं रहो कि मेरे को कोई चीज एक्सप्रेस करनी है तो मेरे को रोका जा रहा है किसी भी चीज को। मेरे को विलफुली एक्सप्रेस करने से कोई चीज मुझे रोक रही है, वो चीज आपको रोकनी है। देखिए प्रियम्बल जो स्टार्ट हुआ है, ये 2 से 3 दिन मिनिमम, 2 क्लासेस तो मिनिमम इसमें लगेगी, क्योंकि हम प्रियम्बल में बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं। तो बिलीफ, अगर किसी भी चीज के ऊपर मेरे को विश्वास है तो मेरे को स्वतंत्रता होनी चाहिए उसको बिलीव। मेरे को अगर किसी भी धर्म की उपासना करनी है तो आर्टिकल 25 भी दिया हुआ है। अब जब हम पढ़ेंगे सब, तो आप देखना ये आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 है। इधर जाओगे तो आर्टिकल 19 है, 25 है। वैसे ही धीरे धीरे हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिकोड करेंगे, हम धीरे धीरे इसको ओपन करेंगे और समझेंगे। इक्वालिटी, अब इक्वालिटी में आप आइए, इक्वालिटी में आप आइए, यहाँ पे समता। इक्वालिटी में किस चीज की इक्वालिटी? इक्वालिटी जो यहाँ पर है दी हुई है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। क्षमता, क्षमता किस किस चीज की होनी चाहिए सर? क्षमता होनी चाहिए प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, अवसर की क्षमता। अपॉर्चुनिटी, भाई सब एग्जाम में फॉर्म भर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आपको अपॉर्चुनिटी दी ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रयास था, देखिए अंग्रेजों के टाइम पर सबको नौकरियां नहीं मिल पाती थी इजीली, एलीट क्लास होना पड़ता था, या अंग्रेजों ने जो नियम सेट किए उसमें आपको फॉर्म भरना पड़ता था, या आप विदेशी शिक्षा ली हुई है तो आप आईएएस ऑफिसर बन सकते थे। उनके टाइम का ये सीन था। आगे देखिए फ्रेटर्निटी। देखिए ये जो शब्द है फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है बंधुत्व, इसको बोलते हैं बंधुत्व या बंधुता, बंधुता या बंधुत्व। मतलब लोगों के अंदर भाईचारा बना रहे, प्यार मोहब्बत से काम चलता रहे, वो फ्रेटर्निटी है। हमारे लिए फ्रेटर्निटी क्या है? कि सामाजिक सौहार्द खराब ना हो। जैसे आज संविधान, जैसे सपोज कीजिए एक एक्ट आया सीए एनआरसी, सीए और एनआरसी,
अब CNRC अच्छा एक्ट है या बुरा एक्ट है, कैसा भी एक्ट था वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, लेकिन CNRC में ये था कि बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये 4 देशों में जो भी माइनॉरिटी हिंदू वहां पे रहता है और हिंदू अगर भारत में आएगा तो उसको यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। दिस इज CNRC। और वहां से कोई भी अगर मुस्लिम अगर भारत में आएगा तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। दैट इज CNRC फॉर यू। तो फिर इन लोगों ने अपोज किया कि वहां पर भी तो मुसलमान जो माइनॉरिटी है उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, मुसलमानों में बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो माइनॉरिटी में स्टेटस में आते हैं, उनके ऊपर वहां पर अत्याचार हो रहे हैं पाकिस्तान में। या फिर रोहिंग्या, वो भी तो एक माइनॉरिटी है, उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं, तो उनको भी भारत शरण दे और उनको भी नागरिकता दे। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इक्वालिटी वाले, वो आप खराब कर रहे हो। स्टेटस क्या है, अभी किसी के पास नागरिकता है तो वो क्या है, एक तरह से स्टेटस ही है, एक तरह से क्या है, तुम्हारे पास एक नागरिकता है तो यू आर ए स्टेटस। तो आप क्या कर रहे हैं, फ्रेटर्निटी। ऐसे अगर कानून बने तो फिर दिल्ली में बना शाहीन बाग, जहां विरोध प्रदर्शन हुआ सरकार का, और वहां पर फिर दंगे हो गए, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी आमने सामने हो गई। तो जब कभी भी कुछ ऐसा कानून बनता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, तो फिर वो अल्टीमेटली बंधुत्व को, फ्रेटर्निटी को वीकन करता है, उसको स्ट्रेंथन नहीं करता है। आप उसको मजबूती नहीं प्रदान कर रहे हो, आप उसको कमजोर कर रहे हो उस फ्रेटर्निटी को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट में बोला कि जो फ्रेटर्निटी चैलेंज होने का चांसेस तब होगा ना जब भारत के जो अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, वो तो भारत के नागरिक को है। जो पाकिस्तान का सिटीजन है, जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी है एज ए मुस्लिम, वो अगर इंडिया में आ रहा है तो उसके कौन से अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। जो भारत का मुसलमान है उसको कोई यहां से निकाल नहीं रहा। लेकिन हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा था ना, क्रोनोलॉजी समझिए, तो क्रोनोलॉजी समझने के चक्कर में बहुत ऊपर नीचे मामला हो गया। पहले CA आएगा, फिर NRC आएगा, फिर इनको, तो ये चीज सिर्फ अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या होती है, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी खराब होती है। लिखिए इसमें, बंधुता है, बंधुत्व लिखिए इसमें, लिखिए इसमें, this assuring the dignity of the individual, this assuring the dignity of the individual, this assuring the dignity of the individual, लिखिए, बंधुता ये सुनिश्चित करता है कि बंधुता ये सुनिश्चित करता है कि बंधुता ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, और राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता स्थापित हो, एकता और अखंडता स्थापित हो। assuring the dignity of the individual and the unity and the unity and integrity and the unity and integrity of the nation, and the unity and the integrity of the nation, and the unity and the integrity of the nation। यहां पर एक शब्द है यूनिटी ऑफ नेशन, मैंने आपको लिखा है ना, एकता, यूनिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की एकता। इसमें आप अंडरलाइन करके यहां लिखिए, राष्ट्र की एकता लिखा है ना मैंने आपको यहां पर, इसमें लिखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, राष्ट्र की एकता में लिखिएगा 42वां संविधान संशोधन। और हमने यहां पर जो प्रिंसिपल लिखे थे, इसमें हमने जो यहां पर प्रिंसिपल लिखे थे, यहां पर जो हमने प्रिंसिपल्स लिखे हैं उसमें अगर आप देखेंगे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और एक इंटीग्रिटी, ये जो शब्द हैं इनको भी जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इनको भी जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इनको भी जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अब बैरक में आप पढ़ोगे ना तो वहां पे लिखा हुआ है
सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को सब्स्टिट्यूट किया गया। अब उसका क्या है वो हमें कल वाली क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, उसको हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कल की क्लास जो होगी वो मॉर्निंग में होगी 9 o'clock, कल 9 बजे ही क्लास होगी, कल 9 o'clock ही लेक्चर है, ठीक है ना। कल का लेक्चर 9 बजे ही होगा और कल थोड़ा सा लंबा लेक्चर मैं लूंगा, ठीक है। तो क्लास का टाइमिंग मैसेज कर दूंगा, 8 साढ़े 8 से भी हो सकती है, 8:30 से भी क्लास ले सकता हूँ, ठीक है ना सर। ओके, सी यू टुमारो।